हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मेहदी रज़ा और आप देख रहे हैं आपका अपना कोडिंग वाला। और हम लोग वापस आ चुके हैं अपने वीडियो लेक्चर के साथ, जिसमें आज के एपिसोड में हम लोग थोड़ी सी एडवांस फॉर्म ऑफ स्टैक एंड हीप देखेंगे। लास्ट टाइम पे हमने बताया था स्टैक काम किस तरीके से करता है, बट मैंने उसकी सिर्फ एनोलॉजी दी थी, उसको प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किया था कि कैसे स्टैक में डेटा का फ़्लो हो रहा है हमारे प्रोग्रामिंग में। तो अभी हम देखेंगे कि हमारा मेन मेथड के थ्रू कैसे एक स्टैक प्रॉपर फॉर्म होता है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। मैंने डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया हुआ है, तो डॉक्यूमेंटेशन से ही एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारे पास एक क्लास है जिसके अंदर एक मेन मेथड है, ठीक है, और हमारे पास एक स्टैटिक मेथड है। स्टैटिक मेथड क्या होता है, एक बार हम एनालॉजी देंगे आपको। जिस भी चीज़ के साथ स्टैटिक लग जाता है वो क्लास की डिफ़ॉल्ट मेमोरी से बिलोंग करता है और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है। तो ठीक है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास हमने यहाँ पे एक मेथड में स्टैटिक लगा दिया है, मतलब उस मेथड का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। तो उस मेथड को कॉल कैसे किया जाएगा, डायरेक्ट क्लास के नेम से कॉल किया जाएगा। ठीक है, हमने एक क्लास बनाई ए नाम की, जिसके अंदर हमने एक मेथड क्रिएट किया, मेन मेथड, और उसके अंदर हमने एक और मेथड क्रिएट किया जिसका नाम था टेस्ट मेथड। उसको हमने बनाया स्टैटिक और उसका रिटर्न टाइप हमने रखा वॉइड। तो हमने एक मेथड क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो हमने एक मेथड क्रिएट कर लिया। अब उस मेथड के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, किसका, जिसका रिटर्न टाइप होगा, रेफरेंस वेरिएबल होगा उस ऑब्जेक्ट का A1। और हमने एक स्टेटमेंट लिखा A1.x और x की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। और x हमने उसके अंदर बनाया है क्या, एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल, या एक बोल सकते हैं इंस्टेंस वेरिएबल हमने क्रिएट किया x नाम का। ठीक है, तो अब हम लोग इसकी वर्किंग फ्लो देखते हैं कि हो क्या रहा है, कैसे काम कर रहा है और किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई हमारे मेन मेथड से। ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। मेन मेथड से एग्जीक्यूशन गई A1.test के ऊपर। तो पहला एग्जीक्यूट शुरू हुआ 1 से, जो कि मेन मेथड्स के करली ब्रेसेस से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई। और फिर एग्जीक्यूशन गई A1.test आपके स्टेटमेंट के ऊपर, जो कि हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 हो गया। अब A1.test के ऊपर जहाँ भी हमारी रिक्वेस्ट आई, तो A1.test ने क्या किया, सीधा टेस्ट मेथड को कॉल कराया, जो कि हमारी हो गई थर्ड स्टेटमेंट। अब अगर हम स्टैक का फ्लो देखें, तो स्टैक के फ्लो में मैंने बताया था आप लोगों को कि ये लास्ट इन फर्स्ट आउट के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो स्टैक का फ्लो अगर आपको याद हो, सबसे पहले ये हमारी मेन मेथड, ठीक है, ये हमारा मेन मेथड एग्जीक्यूट हुआ। मेन मेथड ने कॉल किया A1.test मेथड को। ठीक है, तो A1.test मेथड मेन मेथड के ऊपर आ गया। अब A1.test मेथड ने क्रिएट किया एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते साथ ही मेटा स्पेस जो था, मेटा स्पेस में हमारा int x = 10 पड़ा हुआ था, उससे ऑब्जेक्ट का क्लोन क्रिएट हुआ, जो कि क्रिएट हो गया हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर। मतलब ऑब्जेक्ट में हमारा जो क्लोन कॉपी थी मेटा स्पेस से उठ करके उसमें चली गई हीप मेमोरी में। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमारा A1 रेफरेंस वेरिएबल है, और जहाँ पे हम system.out.println में A1.x को कॉल कराते हैं, तो क्या होता है, A1 रेफरेंस वेरिएबल मतलब एड्रेस के थ्रू .x को कॉल करा रहे हैं, जो कि हमारे स्टोर्ड है हीप मेमोरी में। ऑलराइट, तो ये है हमारा एक एनालॉजी जिसके थ्रू हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टैक क्या है, मैं फिर से बताऊंगा कि ये हमारा मेन मेथड है। ठीक है, ये हमारा मेन मेथड है, ये वाला मेन मेथड ने एग्जीक्यूट किया हमें किसको, मेन मेथड से एग्जीक्यूट हो रहा है टेस्ट मेथड। ठीक है, तो टेस्ट मेथड एग्जीक्यूट हुआ। अब टेस्ट मेथड जहाँ एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, यहाँ पे स्टॉप हुआ। ये टेस्ट मेथड आपके स्टैक से हट गया, और जब ये हटा तो कंट्रोल किसके पास रिटर्न आ गया, मेन मेथड के पास।
अगर यहाँ पे कोई और एनोलॉजी लिखी होती, मान लिया test2 होता, तो ये test2 फिर आ जाता इसके ऊपर, मेन मेथड के ऊपर, test2 एग्जीक्यूट होता। अगर test2 के अंदर कोई और मेथड होता, मान लिया व्यू मेथड बना होता, test2 के अंदर वो कॉल कर रहा होता व्यू को, तो एक व्यू नाम का मेथड क्रिएट हो जाता जो कि इसके ऊपर काम करता। ठीक है, तो सबसे पहले व्यू का एग्जीक्यूशन खत्म होता, फिर कंट्रोल वापस आता test2 के ऊपर, test2 का एग्जीक्यूशन खत्म होता तो फिर कंट्रोल वापस आता मेन मेथड के ऊपर। तो इसी फ्लो में जो काम कर रहा है हमारा, इस फ्लो को बोलते हैं स्टैक, और इसी फ्लो में हमारा जो जावा होता है ये वर्क करता है। तो आई थिंक सो आपके स्टैक का कॉन्सेप्ट पूरी तौर से समझ में आ गया होगा कि स्टैक मेमोरी क्या है। ठीक है, तो आई थिंक सो कि आपको स्टैक मेमोरी का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। अब थोड़ा सा मेटा स्पेस को देख लेते हैं कि मेटा स्पेस क्या है। तो मेटा स्पेस क्या होता है, थोड़ी सी एनोलॉजी मैंने लिखी है, इसको पढ़ते हैं तो इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इन द हीप, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है किसके अंदर, हीप मेमोरी के अंदर, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है, हीप मेमोरी के अंदर। देन फ्रॉम मेटा स्पेस, तब मेटा स्पेस से, मेटा स्पेस क्या है, मेटा स्पेस जो होता है ये एक तरीके का एक स्पेस है, जैसे कि आपकी मैंने बताया था कि स्टैटिक बिलोंग करता है क्लास कॉमन मेमोरी से। सिमिलरली मेटा स्पेस एक तरीके की मेमोरी है जिसके अंदर से एक कॉपी ऑफ वेरिएबल लोड हो जाता है किसके अंदर, इन द ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट कहाँ स्टोर हो रहा है, ऑब्जेक्ट स्टोर होता है हीप में। कॉपी ऑफ वेरिएबल कहाँ स्टोर हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो रहा है। ठीक है, और ओरिजिनल वेरिएबल कहाँ पर स्टोर्ड है, ओरिजिनल वेरिएबल जो एक्सट्रैक्ट हुआ है वो स्टोर्ड है आपके मेटा स्पेस में। ये सारा काम कहाँ पे हो रहा है, ये सारा काम जो हो रहा है वो रैम के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरा काम हो रहा है रैम के अंदर। रैम के अंदर एक स्पेसिफिक लोकेशन है जिसको बोलेंगे स्टैक, उसके अंदर ये सारे प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और उसी के साथ एक मेमोरी है जिसको बोलेंगे हीप, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स का क्रिएशन और कॉपी ऑफ वेरिएबल्स लोड हो रहा है थ्रू आउट द मेटा स्पेस। और जो इसका एड्रेस है वो प्रेजेंट है स्टैक के अंदर एज अ रेफरेंस वेरिएबल, जिसको हम लोग बोलते हैं A1, यहाँ पर। ओके, तो ये है हमारा आपका रेफरेंस वेरिएबल। ऑल राइट, एक बार फिर से प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को जान लें, थोड़ा सा अधूरा हो गया था। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ पब्लिक वॉइड मेन मेथड से। ठीक है, एग्जीक्यूशन गया A1 डॉट टेस्ट मेथड कॉलिंग पे। A1 डॉट टेस्ट मेथड कॉलिंग ने टेस्ट मेथड को कॉल किया। ठीक है, कैसे कॉल हो गया डायरेक्ट, क्योंकि वो स्टैटिक मेथड है, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ। अब उसके अंदर इसने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, किस नाम से, A1 के नाम से। काहे का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, A का। ठीक है, किस कीवर्ड के थ्रू किया, तो न्यू कीवर्ड के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑल राइट, अब A1 डॉट एक्स मतलब ऑब्जेक्ट के एड्रेस के थ्रू किसको कॉल किया, X को कॉल किया। X कहाँ लोडेड है, हीप में लोडेड है। कैसे लोड हुआ, मेटा स्पेस से कॉपी लोड हो गई हीप के अंदर। ऑल राइट, स्टेटमेंट 3 कंप्लीट हुआ। ठीक है, स्टेटमेंट 4 कंप्लीट हुआ। ऑल राइट, और स्टेटमेंट 5 कंप्लीट हुआ। स्टेटमेंट 6 पे आए। स्टेटमेंट 6 ने क्या कहा, रिटर्न आ जाओ किस पे, मेन मेथड पे। तो इसके नीचे आए, इसके नीचे, तो छठे के बाद ये लास्ट स्टेटमेंट जो रन हुआ हमारा ये 7 है, और 7 स्टेटमेंट पे क्या हुआ, स्टॉप मेन मेथड का। और ये 6 स्टेटमेंट पे स्टॉप हुआ था किसका, टेस्ट मेथड का। तो इस एनोलॉजी पे हमारा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो वर्क करता है, और इसी एनोलॉजी को ही हम स्टैक मेमोरी कहते हैं। और जहाँ भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं या मेटा स्पेस की जो कॉपीज क्रिएट होती हैं उन ऑब्जेक्ट में, तो उनको बोलते हैं हीप मेमोरी। ठीक है,
मेटा स्पेस की कॉपी लोड हो रही है उस ऑब्जेक्ट में, तो उसको बोलेंगे हीप मेमोरी। जहाँ भी हमारा रेफरेंस वेरिएबल है या जहाँ पे स्टैक के ऊपर काम हो रहा है, तो उस फॉर्मेशन, उस मेमोरी को बोलेंगे हम स्टैक मेमोरी। ये सारी मेमोरीज कहाँ पर काम कर रही हैं? ये सारी मेमोरीज रैम के अंदर हैं, ठीक है। ये एक वर्चुअल स्पेस है अपना अपना। ऑलराइट, एक बार प्रोग्राम बना देते हैं ताकि थोड़ा सा एग्जीक्यूशन समझ में आ जाए। ऑलराइट, तो हमारे पास एक क्लास है, ठीक है। इस क्लास में हम मेन मेथड बनाएंगे, ठीक है। अब मेन मेथड किस मेथड को कॉल करेगा? तो मेन मेथड एक मेथड को कॉल कर रहा है जिसका नाम है पब्लिक स्टैटिक वॉइड टेस्ट। ऑलराइट, तो ये मेन मेथड जो है वो टेस्ट मेथड को कॉल कर रहा है, जो कि एक जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है। तो अब इस टेस्ट मेथड को कैसे कॉल कराएंगे? ए डॉट टेस्ट। क्यों ए डॉट टेस्ट? क्योंकि ये एक स्टैटिक मेथड है और जहाँ भी स्टैटिक लग जाता है उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन मैंने बताया था आपको लेक्चर नंबर 2 में कि कैसे क्रिएट होता है। तो न्यू कीवर्ड के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उसमें ये भी बताया था कि जहाँ भी हम स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट क्रिएशन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो बिलोंग करता है क्लास की कॉमन मेमोरी के साथ। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है, बल्कि डायरेक्ट स्टैटिक मेथड को कॉल कर लिया गया है मेन मेथड से। अब यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं a1 इज इक्वल्स टू न्यू a। ऑब्जेक्ट क्रिएट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ पे एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाया है और स्टैटिक मेथड के अंदर अगर हम इंस्टेंस वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। आई रिपीट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, समझ लीजिए कि स्टैटिक वेरिएबल के अंदर अगर हम किसी भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल का या इंस्टेंस वेरिएबल का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो हमें उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि स्टैटिक बिलोंग करता है किसके साथ? क्लास कॉमन मेमोरी के साथ। ऑलराइट, क्योंकि उसको अगर कॉल किया जा रहा है स्टैटिक मेथड को, तो वो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं किया जा रहा है। अगर ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं किया जा रहा है तो यहाँ पे एक हम इसके 2 लेक्चर के बाद एक दिस कीवर्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। जब वो पढ़ाएंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे किसी भी दिस कीवर्ड के थ्रू कॉल नहीं कर सकते इस टाइम पे। इस वजह से हम स्टैटिक मेथड के अंदर किसी भी वेरिएबल को, नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते बिना उसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए हुए। सिंपलीफाई, ओके। a1 इज इक्वल्स टू न्यू a। यहाँ पे एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल बना देते हैं इंट x इज इक्वल्स टू 10। ऑलराइट, अब इस इंट x को इस्तेमाल करने के लिए क्या होगा? a1 डॉट x का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसको कंट्रोल S करेंगे, रन करेंगे और बूम, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। थोड़ा सा बिल्डिंग में टाइम लग रहा है, तो ये आ गया हमारा रिजल्ट चुटकियों में, ठीक है। तो फिर से एग्जीक्यूशन बताते हैं शुरुआत से। देखिए, मैंने उसी स्टेज में ही बनाया है अपना कोड को। फिर से ये कोड हम एक बार लिख के आपको दिखाते हैं, ठीक है। हमने मेन मेथड क्रिएट किया, MAIN मेन लिखा, कंट्रोल के साथ स्पेस दबाया और ये इतनी सारी रिकमेंडेशन आ गई। मेन मेथड सबसे ऊपर आया, उसके बाद एंटर किया, मेन मेथड क्रिएट हो गया, ठीक है। हमने एक मेथड बनाया है क्या? टेस्ट के नाम से, जो कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड है। तो उसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे? ए, जो कि क्लास का नाम है, क्यों? क्योंकि वो मेथड स्टैटिक है, डॉट मेथड का नाम टेस्ट। अभी एरर आ रही है, क्यों? क्योंकि वो मेथड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ठीक है भाई, नहीं करता है तो बना लेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड टेस्ट। ऑलराइट, मेथड बन गया, एरर चली गई, ठीक है। अब ये मेथड क्या कर रहा है? मेथड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, किसका?
इसी क्लास का जिस क्लास में वो है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता है A1 इज इक्वल्स टू न्यू A। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट क्यों किया है? बारात में तो ले नहीं जाएंगे इस ऑब्जेक्ट को, कुछ तो काम के लिए क्रिएट किया होगा। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, तो हमारे पास नॉन स्टैटिक वेरिएबल तो है नहीं, तो बना लेते हैं इंट x इज इक्वल्स टू 10। क्रिएट हो गया नॉन स्टैटिक वेरिएबल। अब इस रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू हम इस नॉन स्टैटिक वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे। कैसे? SYSO A1 प्रिंट करा देंगे तो क्या आएगा? रेफरेंस वेरिएबल का एड्रेस आ जाएगा, और उस एड्रेस के थ्रू ही हम किसको कॉल कर लेंगे? x को कॉल कर लेंगे, जो कि लोडेड है हमारे ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट का स्टोर्ड है, वो स्टोर्ड है हमारे हीप मेमोरी में। तो इसको सेव करेंगे, इसको रन करा लेंगे और 10 हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई एनोलॉजी थी हमारी। हमारा स्टैक कैसे काम करता है, हमारा हीप मेमोरी कैसे काम करती है, ये सिंप्लीफाई एनोलॉजी के थ्रू आप समझ सकते हैं। ठीक है। मेटा स्पेस क्या होता है? जहाँ पे वेरिएबल लोड होते हैं। ठीक है। और ऑब्जेक्ट में क्या स्टोर होता है? वेरिएबल की क्लोन कॉपी स्टोर होती है। ऑलराइट। वहीं से ये एक्सेस होती है। और ऑब्जेक्ट कहाँ स्टोर होता है? ऑब्जेक्ट स्टोर होता है हीप पे, और हीप और स्टैक दोनों ही मेमोरी कहाँ स्टोर होती हैं? तो वो रहती हैं रैम के ऊपर। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि पर्टिकुलर एक हार्डवेयर भी है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया एनोलॉजी ऑफ टोटल एक्सप्लेनेशन प्रॉपर तरीके से स्टैक और हीप का। एक चीज़ हम लोग भूल रहे हैं, उसको लेते चलेंगे वरना बाद में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। वो चीज़ है हमारा नेमिंग कन्वेंशंस। ये हमने नहीं पढ़ाया, बट अब पढ़ाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है, और आगे जा कर के इससे पता चल जाता है देखने से कि कौन कोडर है और कौन कोडर नहीं है। इतनी सी चीज़ है, बट इससे साफ साफ पता चल जाता है कि भाई कौन एक अच्छा कोडर है और कौन एक बेकार कोडर है। अगर आप अच्छे कोडर हो तो सारे नेमिंग कन्वेंशंस को फॉलो करोगे, और इससे इतना आसान हो जाएगा आपको कोड करना कि आप सच में आपको याद रखेंगे कि भाई हाँ, यही चीज़ फॉलो करनी है हमको, और यही चीज़ एक अच्छा कोडर फॉलो करता है। तो मैं नेमिंग कन्वेंशंस हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा फॉलो आपको करना है। तो दीज कन्वेंशंस मस्ट बी फॉलो। ये कन्वेंशन ज़रूर से ज़रूर फॉलो होने चाहिए। नोट क्या है? एवरी क्लास, हर क्लास, मेथड, हर मेथड एंड वेरिएबल्स नेम, और जो भी वेरिएबल के नाम होते हैं शुड बी मीनिंगफुल। ऐसे होने चाहिए कि मीनिंगफुल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं हर जगह ए लिख देता हूँ, आप समझ लें कि यही ऐसा ही बनता है भाई। नहीं, अगर आप इसमें और थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लें तो मैंने जो भी कोर्स बनाए हैं उसमें जितने भी नाम हैं क्लास के सब मीनिंगफुल हैं। ये तो सिर्फ एक सिखाने के लिए ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, इजी हो जाता है क्लास का नाम लिखना। बट अगर आप कोई भी क्लास बनाएंगे तो हमेशा, जैसे एम्प्लॉय है तो ये एम्प्लॉय हमेशा एक एक्सप्रेसिव नाम होना चाहिए, मीनिंगफुल नाम होना चाहिए। वो क्लास को देख करके समझ में आ जाए कि भाई इसके अंदर हो क्या रहा है। तो ऐसे होने चाहिए क्लास का नाम। और दूसरा नेमिंग कन्वेंशन क्या है कि जो क्लास का नाम होगा वही आपके जावा फाइल का भी नाम होगा। मतलब अगर मैंने क्लास का नाम एम्प्लॉय रखा है तो जावा का जो फाइल सिस्टम एक्सटेंशन जो हम सेव करेंगे तो वो employee.java के नाम से ही सेव करेंगे। अगर नहीं सेव करेंगे तो क्या इशू आएगा वो हम दूसरे वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अभी फिर। बट फिलहाल आप ये समझ लें कि जो क्लास का नाम होगा वही एक्सटेंशन का नाम होगा। मतलब अगर क्लास का नाम एम्प्लॉय आपने रखा है तो जब आप उसको सेव करेंगे तो पूरा इसी फॉर्मेट के साथ EMPLOYEE.java जावा के एक्सटेंशन से ही सेव करेंगे। अगर आप डायरेक्ट IDE पे कोड कर रहे हैं किसी भी, तो वो अपने आप इस नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करके ही चलता है। वो अगर आप वहाँ पे एम्प्लॉय नाम की क्लास बनाएंगे तो वो अपने आप उसको एक्सटेंशन employee.java के नाम से ही सेव करके अपने अंदर स्टोर कर लेगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या हम सच कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, तो एक बार
इसकी देख लेते हैं आपका अपना कोडिंग वाला पैकेज के अंदर। तो एक बार देख लेते हैं आपके अपना कोडिंग वाला पैकेज के अंदर हम लोग गए और यहाँ पे वेयर इज दैट एम्प्लॉय, ऑल राइट दैट्स द एम्प्लॉय। तो यहाँ पे हम सोर्स के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे और इधर चले जाएंगे सीधा सोर्स के अंदर। ठीक है, सोर्स पे जाएंगे, सोर्स के अंदर जावा हेयर पे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कंपाइलर ने जो आपके आईडीई ने जो सेव किया है उसका जो डॉट जावा एक्सटेंशन है उसका नाम भी एम्प्लॉय कैपिटल ही है, मतलब एम्प्लॉय का ई कैपिटल है और बाकी सब स्मॉल है। तो ये भी हमारे नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करके ही चलता है। ठीक है, ये खत्म हो गया। उसके बाद एवरी क्लास स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, हर क्लास जो स्टार्ट होगी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगी। एंड सेकेंड वर्ड मस्ट बी स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर टू, और जो उसका दूसरा वर्ड होगा वो भी कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। आइए इसको भी फॉलो करते हैं। चलिए एक नया यहाँ पे क्लास बना लेते हैं, जैसे माई एम्प्लॉय लिस्ट। ऑल राइट, तो ये इस बात कर रहे हैं कि जब भी हम कोई क्लास क्रिएट करेंगे तो उसकी जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा और दूसरा वर्ड जो होगा उसका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होगा और तीसरा वर्ड इसी तरीके से। ये नेमिंग कन्वेंशन हमको फॉलो करना है। इसी के थ्रू हमें समझ में आता है कि भाई जो भी हम चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्लास है या वो एक मेथड है। जैसे जब भी हम लोग कोड लिखते हैं, कोड में अक्सर हमने लिखा होगा जैसे ये स्ट्रिंग। अब इस स्ट्रिंग को देख करके समझ में आ जाता है कि स्ट्रिंग एक टाइप की क्लास है, क्योंकि इसका एस कैपिटल है। तो नेमिंग कन्वेंशन को ध्यान रख करके ही हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, सेम विद द इंटरफेस, मतलब इंटरफेस के लिए भी यही सब सेम है। तो क्लास और इंटरफेस में कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं, वो डिफरेंस हम आगे देखेंगे। बट अभी के लिए ये समझ लिए जो नेमिंग कन्वेंशंस होते हैं वो इंटरफेस और क्लास दोनों के लिए सेम रहते हैं। इंटरफेस क्या होता है एक बार हम बना के दिखा दें सिंप्लीफाई में। पब्लिक इंटरफेस जावा हियर। ऑल राइट, तो ये एक इंटरफेस है जावा हेयर के नाम से। ऑल राइट, ये बोल रहा है कि आपके जो पैकेज का नाम है वो माई एम्प्लॉय लिस्ट डॉट जावा के एक्सटेंशन से सेव है और आप जो सेव कर रहे हो वो आप जावा हेयर के नाम से सेव कर रहे हो। तो आप अपनी फाइल को रीनेम कर दो, तब ये आपका नेमिंग कन्वेंशन फॉलो कर पाएगा। तो ठीक है भाई, रीनेम फाइल टू जावा हेयर कर देंगे तो वो फाइल रीनेम हो गई। जो हमने माई एम्प्लॉय के नाम से बनाई थी वो रीनेम होकर के जावा हेयर डॉट जावा के एक्सटेंशन से सेव हो गई। यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो यही नेमिंग कन्वेंशन था जो इसने खुद भी फॉलो कर रहा है, आपका आईडीई। तो ठीक है, हमारा इंटरफेस हो गया, क्लास हो गई। क्लास और इंटरफेस में कुछ डिफरेंस है वो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। अभी हम क्लास के साथ ही वर्क कर रहे हैं तो अभी इंटरफेस को फिलहाल के लिए ड्रॉप करते हैं और जाते हैं मेथड के ऊपर। मेथड के क्या नेमिंग कन्वेंशंस है। तो मेथड का जो नेमिंग कन्वेंशंस है वो ये है कि मेथड जब भी स्टार्ट होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल होगा और बाकी के जो भी वर्ड्स आएंगे उनके जो फर्स्ट लेटर होंगे वो कैपिटल होंगे। मतलब कि अगर हम यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं, क्या, पब्लिक वॉइड टेस्ट, सॉरी, ऑल राइट। तो अगर यहाँ पे हम एक मेथड बनाते हैं पब्लिक वॉइड टेस्ट के नाम से तो इसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम दूसरा एक मेथड बनाते हैं पब्लिक वॉइड शो डिस्प्ले, तो इसका जो सेकेंड वर्ड होगा, ठीक है, उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। ये हमारा नेमिंग कन्वेंशन है और इसको हमें फॉलो करना है मेथड के साथ और वेरिएबल्स के साथ। वेरिएबल में भी सेम रहेगा, क्या, ऑलराइट, इंट सी
सी नहीं लिखते हैं, जस्ट लाइक वी हैव फर्स्ट नेम, इंट ना होगा फिर ये स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग फर्स्ट नेम ऑलराइट। तो अगर हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं तो वेरिएबल में भी हमें ये नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करना है। मतलब अगर इसका सिंगल लेटर लिख रहे हैं तो फर्स्ट का अगर सिंगल वर्ड है तो फर्स्ट स्मॉल रहेगा, अगर 2 का या 3 का आगे वर्ड है जैसे फर्स्ट नेम तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल रहेगा, और इस केसिंग को बोलते हैं कैमल केसिंग। ऑलराइट, तो ये है हमारा मेथड। अब बात करते हैं पैकेजेस की। ठीक है, एवरी पैकेज स्टार्ट्स विद द स्मॉल लेटर एंड सेकेंड वर्ड मस्ट बी स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर टू। मतलब पैकेज जो होता है वो स्टार्ट होता है स्मॉल लेटर से और उसका जो सेकेंड वर्ड होगा वो भी स्मॉल लेटर से ही होगा, जैसे माई जावा कोड। ऑलराइट, तो ये जो पैकेज का स्ट्रक्चर है वो ऐसे फॉलो होता है। पैकेज में हम लोग अंडरस्कोर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। ऑलराइट, तो पैकेज हम ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं, और पैकेज हमने जैसे अभी आपको दिखाया माई जावा कोड सिंप्लीफाई में वैसे भी लिख सकते हैं। तो ये पैकेज का स्ट्रक्चर होता है, बट हाँ हम ऐसे भी पैकेज को डिफाइन कर सकते हैं ताकि अच्छे से डिफाइन हो जाए। ऑलराइट, तो ये हमारे पैकेज का स्ट्रक्चर होता है। पैकेज का कोई भी फर्स्ट लेटर नंबर नहीं हो सकता, ये हमेशा ध्यान रखिएगा अगर हम पैकेज क्रिएट कर रहे हैं। ऑलराइट, तो कोई भी फर्स्ट लेटर नंबर नहीं हो सकता। स्पेशल कैरेक्टर भी अंडरस्कोर और डॉलर का यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, बट वो अच्छा नहीं माना जाता। और पैकेज में एक और चीज़ है कि अगर आप पैकेज का स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं इफ़ हम डॉट का यूज़ करते हैं तो पैकेज के अंदर वो दूसरा पैकेज क्रिएट हो जाता है। नेम ना के पैकेज के अंदर हेयर पैकेज क्रिएट हो जाएगा डॉट का इस्तेमाल करने से। तो ये पैकेज का स्ट्रक्चर होता है, ये भी एक। तो क्या क्या हमने सीखा? पैकेज में अंडरस्कोर इस्तेमाल करना बेहतर नहीं है। पैकेज हमेशा स्मॉल लेटर से ही कंटेन होता है, मतलब इसका फर्स्ट लेटर भी स्मॉल रहता है और सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर भी स्मॉल रहता है। तो ये कंटेन करता है हमेशा स्मॉल लेटर्स को। क्लास का फर्स्ट लेटर कैपिटल रहता है और क्लास का सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल रहता है। सेम हमारे इंटरफेस के साथ भी होता है। और मेथड का जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल होता है और मेथड का जो सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। सेम मेथड वर्क करता है हमारे वेरिएबल्स के ऊपर भी। ऑलराइट, तो इतनी चीज़ें हमने सीखी हैं। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही और होपफुली आपको ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही होगी, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर लें अपने दोस्तों में, अपने अहबाब में, कि थोड़ा सा रीच मिल जाए, क्योंकि कुछ वीडियोस ऐसे हैं जिन पे रीच बिल्कुल ना के बराबर आई है। तो मेरी मेहनत को थोड़ा सा ज़ाया ना होने दें और इसको अपने अहबाब के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने
दोस्तों के साथ जो भी इसको सीखना चाह रहे हैं अपनी जावा को, उनके साथ शेयर करें। ओके गाइस, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़ नासिर।